हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं कंपनी का जो थ्योरी सब्जेक्ट चल रहा था, कंपनी थ्योरी चल रहा था, उसमें चैप्टर नंबर आज हमारा 5 है। चैप्टर नंबर 4 तक हो चुका था और आज चैप्टर नंबर 5 है थ्योरी में, जिसका नाम है ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिवेंचर। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला ही टॉपिक लिखा हुआ है ऋण पत्र का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिवेंचर क्या होता है। तो लिखा है अंग्रेजी में डिवेंचर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डिबेयर से हुई है। किससे हुई है? डिबेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उधार लेना। जिसका अर्थ क्या होता है? उधार लेना। ध्यान रहे, दो ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है कि डिवेंचर की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। कौन से लैटिन शब्द से? डिबेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उधार लेना होता है। क्लियर है बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ डिबेयर शब्द को आपको याद रखना है। डिबेयर के बाद आपको याद रखना है उधार लेना याद रखना है, और ये एक लैटिन शब्द से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीन चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। डिवेंचर शब्द लैटिन भाषा के डिबेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है उधार लेना। आगे लिखा है ऋण पत्रों में स्कंद यानी स्टॉक, बॉन्ड तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्ति के प्रभार के रूप में हो या न हो। ये ऋण पत्रों के बारे में बताया गया है कि ऋण पत्रों में क्या क्या शामिल हो सकता है। ये कंपनी एक्ट में जो डेफिनेशन बताया गया है उसके अनुसार बताया गया है। क्लियर है बात? आगे लिखा है ऋण पत्रों की विशेषताएं में क्या क्या हो जाएंगी, जिसमें फीचर्स आएगा। फीचर्स में देखिए लिखा हुआ है पहला नंबर, ऋण पत्रों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण का एक प्रलेख या प्रमाण पत्र है। एक प्रलेख है कह लीजिए, या एक प्रमाण पत्र है दीर्घकालीन ऋण का। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो दीर्घकालीन ऋण है। आगे बढ़ते हैं, यह एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ऋण की स्वीकृति है। तीसरा कहता है, अब फीचर में तीसरा विशेषता है, इसमें एक निश्चित ब्याज दर होता है। चौथा कहता है, इसमें निश्चित समय अंतराल के बाद नियमित रूप से ब्याज की प्रतिज्ञा है। पांचवा कहता है, एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्र की रकम को वापस करना होता है। और छठा कह रहा है कि यह रक्षित या आरक्षित हो सकता है, यानी इस पर चार्ज हो भी सकता है या चार्ज नहीं भी हो सकता है। और एक निश्चित समय के बाद, पांचवा नंबर जो था पॉइंट, एक निश्चित समय के बाद इसे वापस भी करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लिखा हुआ है बंध पत्र या बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड क्या होता है सर? तो बॉन्ड के विषय में लिखा हुआ है बॉन्ड क्या होता है, तो विषय वस्तु और प्रकृति दोनों के संबंध में बॉन्ड ऋण पत्रों के समान होता है। मतलब जिस प्रकार से आप ऋण पत्र यानी डिवेंचर को समझते हैं, ठीक समझ लीजिए वही बॉन्ड भी होता है। बॉन्ड और ऋण पत्र में महत्वपूर्ण अंतर यह है, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर बताया गया है वो यह अंतर बताया गया है कि ऋण पत्र पूर्व निर्धारित ब्याज दर के साथ निर्गमित किए जाते हैं, जबकि बॉन्ड बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के साथ निर्गमित किए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि बॉन्ड जो होता है उस पर रेट फिक्स रहता है, पहले से फिक्स रहता है कि भाई इस दर से आपको डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बॉन्ड पर ऐसा कुछ रेट फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जिस प्रकार से नेचर डिवेंचर का होता है उसी प्रकार से बॉन्ड का भी होता है। क्लियर बात? आगे लिखा है अंश तथा ऋण पत्र में अंतर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शेयर एंड डिवेंचर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है शेयर एंड डिवेंचर में। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस बताया गया है, इसमें से 5 डिफरेंस जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, आप आसानी से उस 5 डिफरेंस को लिख सकते हैं। पहला लिखा हुआ है भाग में लिखा है कि शेयर के बारे में, शेयर क्या होता है सर? अंश क्या होता है? तो पूंजी का भाग होता है, जबकि ऋण पत्र क्या होता है? ऋण का होता है। दूसरा स्वामित्व, अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, लेकिन ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। और अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन अस्थायी पूंजी की प्राप्त की जाती है। और ऋण पत्र के बारे में कहता है कि इनके निर्गमन द्वारा प्रायः अस्थायी दीर्घ अथवा मध्यकालीन पूंजी प्राप्त की जाती है। चौथा लिखा है लाभांश या ब्याज। अंशों पर लाभांश दिया जाता है जो कि केवल लाभ से ही दिया जाता है, जबकि ऋण पत्रों के बारे में लिखा है कि इन पर ब्याज दिया जाता है, कंपनी को लाभ न होने पर पूंजी से भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। कंपनी का लाभ नहीं भी हो तो भी पूंजी से भुगतान करना पड़ेगा ऋण पत्रों पर जो ब्याज होता है उसका। आगे लिखा है आय की निश्चितता। इसमें आय अनिश्चित रहती है, मतलब जो शेयर आप खरीदिएगा किसी कंपनी का तो उस पर आपको प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदेंगे तो एक फिक्स रेट से आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखा हुआ है लोच के बारे में। लोच क्या होता है सर? तो कहता है कि अंश की मात्रा में कमी या वृद्धि न होने के कारण लोच का अभाव होता है, जबकि ऋण पत्रों के बारे में कहता है कि आवश्यक पड़ने पर ऋण पत्रों की कमी या वृद्धि की जा सकती है, फलतः
पूंजी केवल पूंजी जो होता है वो लोचपूर्ण हो सकता है, यानी कि जो पूंजी आप लगाते हैं वो लोचपूर्ण हो सकता है। अगला लिखा है समाज की दशा, समापन की दशा में पूंजी वापसी, मतलब क्या कंपनी अगर समाप्त होती है, कंपनी अगर समाप्त होती है तो क्या आप पूंजी की वापसी कर सकते हैं अथवा नहीं। तो कहता है कि कंपनी के समापन की दशा में अंशधारियों को सभी बाह्य दायित्वों के भुगतान के बाद ही पूंजी की वापसी की जाती है, जबकि ऋण पत्रों में लिखा है कि समापन की दशा में अंशधारियों की तुलना में ऋण पत्रधारियों की तुलना में ऋण पत्रधारियों को प्राथमिकता प्राप्त रहती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी समाप्त होती है तो अंशधारियों को पैसा बाद में मिलेगा, जबकि ऋणधारियों को पैसा पहले मिलेगा, क्योंकि ऋणधारी जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। मालिकों को पैसा बाद में मिलता है, लेनदारों को पैसा पहले मिलता है। तो कहता है कि उनके भुगतान के बाद ही अंशधारियों को भुगतान किया जा सकता है, मतलब पहले लेनदारों का भुगतान कर दिया जाएगा, उसके बाद ही अंशधारियों का भुगतान किया जाएगा। अगला टॉपिक कहता है अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर। मतलब अभी तक आप अंतर जो पढ़ रहे थे वो शेयर और डिबेंचर में था, और अब जो डिफरेंस है वो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में है। तो कुछ कुछ मिलता जुलता शब्द है, ये कह लीजिए तो एक ही है। सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति के पास शेयर्स रहेंगे वो शेयर होल्डर कहलाएगा, और जिस व्यक्ति के पास डिबेंचर रहेंगे वो डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। तो जो बातें आप शेयर पे अप्लाई करते हैं वो शेयर होल्डर पे अप्लाई होगा, और जो बातें आप डिबेंचर होल्डर पे अप्लाई करते हैं वो डिबेंचर होल्डर पे अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, तो आप आसानी से दोनों को मैच करते हुए इस टॉपिक को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यानी ऋण के प्रकार। अगर डाउट हो, पीछे वाले जो डिफरेंस बोल रहे थे, अगर डाउट हो तो आप एक बार देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर बताया गया है। एक हो गया आपका शेयर होल्डर्स और एक हो गया डिबेंचर होल्डर्स। देखिए स्थिति बताया है कि ये स्वामी होते हैं, ये लेनदार होते हैं, जैसा कि आपने पिछले डिफरेंस में देखा। जैसे मैंने कहा कि आप कंपैरिजन करते हुए इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, इस पर डिविडेंड मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, इस पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है। उसके बाद मतदान का अधिकार इसको होता है और इसको नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे डिफरेंस को लिख सकते हैं। शोधन में वही बात कि इसका शोधन सबसे लास्ट में होता है, सबसे अंत में, सबसे पश्चात में होता है, जबकि इसका पहले किया जाता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ऋण के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के आधार पर लिखता है कि रजिस्टर्ड ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। दूसरा लिखा है सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी भी दो प्रकार के होते हैं, रक्षित ऋण पत्र और अरक्षित ऋण पत्र। आपको बस यहाँ नाम ध्यान में रख लेना है, अगर नाम काफी जानते हैं तो काफी है। मतलब जरा सा आराम से। ऋण के प्रकार में पहला प्रकार आपने देखा अभिलेख या हस्तांतरण के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक रजिस्टर्ड ऋण पत्र और दूसरा वाहक ऋण पत्र। उसके बाद आपने देखा सुरक्षा के आधार पर भी ऋण पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रक्षित ऋण पत्र होता है और दूसरा अरक्षित ऋण पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है यहाँ पर रिडम्पशन, यानी कि पुनर्भुगतान या पुनर्भुगतान के आधार पर कह लीजिए पुनर्भुगतान। ये थोड़ा सा मिट गया है, पुनर्भुगतान के आधार पर यहाँ बताया गया है, मिट गया है, इसको रहने दीजिए, वैसे नाम काफी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला लिखा है परिवर्तनशीलता के आधार पे। क्या हो रहा है ये? परिवर्तनशीलता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनशीलता के आधार पे परिवर्तनशील होता है और दूसरा अपरिवर्तनशील होता है। और फिर कूपन दर के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित कूपन दर और शून्य कूपन दर। ठीक है, चलिए, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी नहीं है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है सर, बट जान लीजिए कि कैसे इशू होता है। लिखा है ऋण पत्रों का निर्गमन का उद्देश्य क्या होता है? नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए धन जुटाना। अगर हमें धन की आवश्यकता होती है तो शेयर इशू करने के बजाय हम पब्लिक में डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। दूसरा कहता है वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए धन जुटाना। तीसरा कहता है संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए धन जुटाना। और चौथा कहता है कंपनियों के विलय या एकीकरण के लिए। पांचवा कहता है कार्यशीलता पूंजी के लिए, दीर्घकालीन संसाधनों में वृद्धि के लिए भी आप धन जुटाएंगे। और ये भी जो है वो इशू ऑफ डिबेंचर के माध्यम से, यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन के माध्यम से पैसा जो आएगा उससे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार। कितने प्रकार के निर्गमन होते हैं ऋण पत्रों का? तो एक होता है नगद के लिए, दूसरा होता है नगद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, और तीसरा होता है सहायक या अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में। ठीक है सर, जब नगद के लिए डिबेंचर को इशू किया जाता है तो एक मुश्त भी पैसे लिए जा सकते हैं और किस्तों में भी पैसे लिए जा सकते हैं। एक मुश्त भी पैसे लिए जा सकते हैं और किस्तों में भी पैसे लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है
ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला लिखा हुआ है कि क नंबर पॉइंट में यानी पहला पॉइंट में लिखा है कि आवेदन के साथ ऋण पत्रों की कुल राशि एकमुश्त प्राप्त होने पर, यानी कि अगर हम लोग एक ही बार में लमसम में टोटल पैसा ले लेते हैं, एक ही बार में टोटल पैसा ले लेते हैं, तो कहता है उसके बारे में कि जब ऋण पत्रों में एक मुश्त या एक किस्त में राशि दिया हो तो जर्नल एंट्री क्या होगा। तो जर्नल एंट्री के बारे में सिंपल सी बात आपको बता दें कि जिस प्रकार से आपने इशू ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री सीखा था, उसी प्रकार से इशू ऑफ डिवेंचर का भी जर्नल एंट्री होता है। मतलब कि आपने जैसे देखा था, बस यहाँ करना क्या है, तो शेयर के जगह पर डिवेंचर लगा देना है। लगभग सारे एंट्री वही हैं। तो देखिए पहला ही एंट्री लिखा हुआ है कि जब एक ही बार में हम लोग सारा का सारा डिवेंचर का पैसा लमसम में एक ही बार में एप्लीकेशन पर ही जब ले लेंगे पैसा, तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चूंकि एक मुश्त में हम लोग पैसा ले रहे हैं, लमसम में पैसा ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। जब शेयर इशू करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसी प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शब्द का ही प्रयोग किया गया है, बस शेयर की जगह पर डिवेंचर हो गया है। क्लियर है, बाकी सब वही चीज है। आगे लिखा हुआ है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को यहाँ पर क्या करेंगे, डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे वहां शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता था, यहाँ पर डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये दूसरा नंबर हो गया। ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने के लिए दूसरा नंबर जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जब अतिरिक्त आवेदन की राशि लौटाई जाए, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन अगर मान लीजिए हो गया है, तो पैसा जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको वापस लौटाना पड़ेगा, जिसके लिए जर्नल एंट्री होगा परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा वापस लौटाया जाएगा। उसके बाद कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में अनुपातिक आवंटन यानी प्रोराटा अलॉटमेंट किए जाए और अतिरिक्त आवेदन राशि के आवंटन खाते में हस्तांतरित किए जाए, तो उसके लिए जर्नल एंट्री लिखा हुआ है परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि या उसके बदले में आप कहता है कि आवंटन पर देय राशि के लिए, अगर पैसे आवंटन पर देय राशि हो तो उसके लिए एंट्री किया गया है परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पर अगर शामिल हो तो एंट्री करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, देखेंगे ध्यान से। अगला टॉपिक लिखा हुआ है कि आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, जब आवंटन की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद लिखा हुआ है मतलब यहाँ से अब शुरू हो चुका है। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ से एक पेज शायद छूट गया है लग रहा है। यहाँ से एक्चुअली पेज नहीं छूटा है, यहाँ पे एक टॉपिक है। एप्लीकेशन वाला एंट्री यहाँ पर छूट गया है एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद सीधे यहाँ पर अलॉटमेंट का बता दिया गया है। अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट का बताया गया है, फिर कॉल्स का बताया गया है। तो अलॉटमेंट का भी अभी हम लोगों ने देखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अलॉटमेंट का भी अभी हम लोगों ने देखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद कॉल्स के बारे में कहता है कि अगर याचना पर देय राशि के लिए हम लोग एंट्री करना होगा तो क्या करेंगे, तो एंट्री होगा परसेंटेज डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। एक प्रकार से सिंपल से, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि जिस प्रकार से एप्लीकेशन का एंट्री होता था उसी प्रकार, जिस प्रकार से शेयर का एंट्री होता था उसी प्रकार से डिवेंचर का एंट्री किया जाता है। मतलब यहाँ पर बस शेयर वर्ड की जगह पर डिवेंचर लगा देना है, बाकी सब वही, एप्लीकेशन वही वर्ड रहेगा, अलॉटमेंट वही वर्ड रहेगा, कॉल्स वही वर्ड रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम वही सारे शब्द रहेंगे जो इशू ऑफ शेयर में थे। बस यहाँ पर शेयर के जगह पर डिवेंचर शब्द लगा देना है, दैट्स इट, इतनी सी बात है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर कॉल अकाउंट। आगे लिखा हुआ है कि आगे लिखा है यहाँ पर अगर वेंडर यानी कि वेंडर से अगर पैसे मांगे गए तो एसेट और बिजनेस पार्ट, मतलब कि अगर किसी वेंडर को शेयर इशू किया गया तो यहाँ हेडिंग मिट गया है। वेंडर को अगर इशू किया गया है किसी एसेट के परचेज करने पर तो एंट्री हो जाएगा एसेट या बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिवेंचर एट पार अगर किया जाए तो एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू, ये गड़बड़ हो गया है, एट पार में ये सिक्योरिटी प्रीमियम थोड़ी होगा, एट पार में नहीं होगा, ये गलती लिखा गया है, एट प्रीमियम होगा, एट प्रीमियम के टाइम पर। ये एक्चुअली में मुझे लगता है कि
मुझे लगता है कि ये एंट्री इसका ये है और इसका एंट्री ये है, इस प्रकार से एंट्री कुछ है। ठीक है सर। परसेंट वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर यहाँ भी वही बात कहा गया है, तो इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ गलती से हो गया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर लिखा हुआ है कि प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, तो यहाँ एंट्री किया गया है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है सर। कटौती पर, कटौती यानी डिस्काउंट पर, देखिए डिस्काउंट पर वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। आप अगर इस सब एंट्री को भी अगर गौर से देखें तो आप यही पाएंगे कि जिस प्रकार से इशू ऑफ शेयर में एंट्रीज हुआ करते थे वही सारे एंट्री यहाँ भी हो रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस शेयर की जगह पर डिवेंचर लिख देना है, काम बन जाएगा। आगे लिखता है कि व्यवसाय क्रय के लिए यानी कि अगर एसेट खरीदना हो तो एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के केस में क्या होगा, अग्रिम याचना एवं बकाया के केस में क्या होगा, एंट्री लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में एंट्री क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर। आगे लिखा है अगला एंट्री लिखा हुआ है ऋण पत्र के निर्गमन पर होने वाले व्यय एक्सपेंसेज एंड इशू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंसेज एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, अगला लिखा है ऋण पत्र के निर्गमन व्यय को प्रतिभूति संचय खाते से अपलिखित करने का एंट्री क्या होगा, अपलिखित यानी कि राइट ऑफ करना है, जिसके लिए एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आगे कहता है इशू, आगे कहता है अगला नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर पॉइंट लिखा है नगदी के अतिरिक्त प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंट्री हो जाएगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट लिखा है संपत्ति या व्यवसाय के क्रय करने के लिए फॉर परचेज और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर क्रय मूल्य के भुगतान है तो ऋण पत्रों के लिए, अगर ऋण पत्रों को इशू किया गया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंट्री हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए अगर बोला जाए तो ये आपको यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे हैं हम, ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना होगा कि ऋण पत्रों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे वहां नंबर ऑफ शेयर निकालना सिखाए होंगे, वैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना आपको सिखाया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है विक्रेता को देय राशि डिवाइडेड बाई, यानी कि भागा कर देंगे ऋण पत्रों का अंकित मूल्य इनटू कटौती। ठीक है सर, ये हो जाएगा, आपको निकाल लेंगे इस प्रकार से। आगे कहता है कि सहायक प्रतिभूतियों के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन इशू ऑफ डिवेंचर एट कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं। आगे लिखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा, तो बैंक से ऋण लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं डिवेंचर के बदले में तो। और कहता है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन अगर आप करते हैं तो उसके लिए कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कहता है दूसरी विधि में कंपनी जहां ऋण पत्र लेने की अनुरोध करती है वही दूसरी ओर ऋण पत्रों के निर्गमन की भी निम्न है। मतलब लिखा है कि बैंक से ऋण लेने पर, मतलब कहता है कि एक देखिए, एक एंट्री तो हो गई जो ऊपर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक एंट्री तो ये हो गई जो आप ऊपर देख रहे हैं, एक तो ऋण लेने का और दूसरा सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को इशू करने का, नो एंट्री। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक का, आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये इसके ऊपर का, और दूसरा मेथड ये हो गया इसके नीचे का। तो नीचे वाले में कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो लोन लेंगे और लोन लेने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और फिर जब हम डिवेंचर को इशू करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, सहायक प्रतिभूति के रूप में, तो आप ये एंट्री कर सकते हो। और ध्यान रहे एग्जाम में ये वाली एंट्री आता है, ज्यादातर चांस रहता है आने का, सब्जेक्टिव में नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आ ही जाएगा, जिसका अगर सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु अगर आपने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है सहायक प्रतिभूति के रूप में बैंकों में, तो एंट्री होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है सर। अगला लिखा हुआ है जब ऋण का भुगतान बैंक को कर दिया जाए, when loan is repaid to बैंक, तब एंट्री क्या होगा सर, फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, माने कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर का एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, एंट्री को उल्टा कर दिया जाएगा। ठीक है सर। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है, ऋण पत्र यानी डिवेंचर जो टॉपिक था खत्म हो जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इशू ऑफ शेयर में एंट्री होता था उसी प्रकार से इशू ऑफ डिवेंचर में भी एंट्री होता है, नो चेंज।
ठीक है सर, बस शेयर की जगह पर डिवेंचर लिख देना है, बाकी सब वही सारे के सारे वही शब्द रहने वाले हैं। कुछ यहाँ पर एक दो चीज एक्स्ट्रा थी, जैसे कि ये बैंक से लोन लेना और फिर ऋण पत्रों को बैंक लोन के रूप में सिक्योरिटी के रूप में रखना, तो उसके लिए एंट्री क्या था, तो उसके लिए एंट्री था आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और जब आप लोन पे कर देंगे तो उस डिवेंचर सस्पेंस को खत्म करना होगा, इसलिए आप एंट्री को उल्टा कर देंगे, जिसका एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा था, बाकी सारे के सारे जो शेयर में जैसे होते हैं, शेयर में आपने जैसे सीखा होगा उसी प्रकार से डिवेंचर में होता है, तो ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें कहीं कहीं थोड़ा लिखावट में प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। और बस उसके लिए यही कहेंगे कि जिस प्रकार से शेयर में एंट्री आप लोग करते थे, जिस प्रकार से एंट्री शेयर की किया करते थे, उसी प्रकार से एंट्री डिवेंचर का होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है सर, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, शेयर का जैसे एंट्री होता है उसी तरह से डिवेंचर का एंट्री होता है, बस शेयर के जगह पर डिवेंचर शब्द लिखना होता है। तो चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे अगली चीजों को। तो तब तक अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को या जो भी वीडियोस हमारे यहाँ पूरे प्लेलिस्ट के रूप में बने हुए हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।